हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न एंड एंजॉय। ये है एपिसोड आपका संडे 10 AM लाइव वाला और मैं हर संडे को 10 बजे आपके बीच में लाइव मिल रहा हूं। आज इस एक शानदार टॉपिक को लेके मैं आपके बीच में हूं और माय डियर फ्रेंड्स, मैं माफ़ी चाहता हूं। पीछे यूनिक एजुकेशन सिस्टम की साइट पे जो लाइव प्रोग्राम हुआ उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया और वहाँ मेरा टॉपिक बीच में, क्योंकि टाइम पूरा हो गया था तो वहाँ टॉपिक अधूरा हो गया। वो टॉपिक भी आज हम पूरा करने वाले हैं इस वेबिनार में, तो आप इसको प्रमोट करें और अपनी टीम से आपका ये यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय, इसको आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। आपके इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, लेकिन यूनिक एजुकेशन सिस्टम का चैनल बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी पूरा प्रमोट करें और उसको भी आप सब्सक्राइब अपनी टीम से करवाएं, क्योंकि अभी भले ही स्टार्टिंग है, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो चैनल भी आपको बहुत कुछ देने वाला है। बाकी इस चैनल पे हर संडे को मैं आपके बीच में आता ही हूँ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके बीच में ये वेबिनार शुरू करूँ उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? आप इस पे कितना बिलीव करते हैं आई डोंट नो, लेकिन मैं इस पे बहुत बिलीव करता हूं। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस एवरीवेयर, अपवाद हर जगह हो सकता है बहुत लोग पहले बहुत गरीब हों और अब बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन कर लिया हो सिस्टम से, ऐसा होता है। लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल जो हैं वो ऊपर वाले ऊपर की तरफ जा रहे हैं और नीचे वाले नीचे की तरफ जा रहे हैं। हालांकि सर, आपने भी सुना है कि बड़े बड़े करोड़पतियों को रोडपति बनते हुए देखा गया और बड़े बड़े ऑफिसर की बीबी को उनके जाने के बाद चपरासी गिरी भी करते हुए देखा गया। समय का कुछ नहीं पता, लेकिन मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ, आपको एक डायग्राम मैं स्टार्टिंग में ही दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं शुरू करूँगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे हम सब लोगों को पता है कि 3 तरह के लोग होते हैं, यहाँ 3 तरह की क्लास होती है हम लोगों की, और आपको देखना है कि आप उस किस क्लास में हैं। 3 तरह की क्लास में, एक होता है अपर क्लास, एक होता है मिडिल क्लास एंड एक होता है लोअर क्लास। आप किस क्लास में हैं ये आपको देखना है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल जो मेरे को इस समय पे सुन रहे हैं वो मैक्सिमम बिलोंगिंग विद द मिडिल क्लास, आई नो वेरी वेल। अपर क्लास वो होती है टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज, सिंघानी, अंबानी, मित्तल, बांगल, उनको अपने प्लान को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका अलग सिस्टम होता है, उनका अलग नेटवर्क होता है, वो भी नेटवर्क पे काम करते हैं, उनका अलग तरह का नेटवर्क होता है। वो मैंने एक वीडियो में भी जिक्र किया है जो मेरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर है। एनीवे, लोअर क्लास वो हैं जो आज खाना मिला है कल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे लोग भी मेरे सामने अभी नहीं होंगे शायद। और मिडिल क्लास जो हैं वो मैक्सिमम लोग हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मिडिल क्लास में भी 3 क्लास आती हैं, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। अब इसमें हम कहाँ हैं? सॉरी, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अब इन तीनों क्लास के लोग आज मुझे सुन रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इनमें से हम मैक्सिमम लोग या तो लोअर मिडिल क्लास से हैं या मिडिल क्लास से हैं। अपर मिडिल क्लास से भी हमारे बीच में लोग हैं और जो मेरे को सुन रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इनमें से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के समय में मैक्सिमम, चाहे आप किसी भी क्लास पे के हो, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल अपनी क्लास नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं। आप शायद सोचोगे कि नहीं विजय सर, हम आपसे सहमत नहीं हैं, बट माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला एक्सेप्शनल केसेस एवरीवेयर, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड में झांक के देखें। मैं आपको प्रूव करता हूँ ये चीज़
कि आप शायद ये सोचेंगे कि नहीं जी, मेरे दादाजी तो चप्पल में थे, मेरे पापा जी के पास तो साइकिल भी आ गया था और हमने तो मोटरसाइकिल ले लिया, या मेरे दादाजी के पास तो सिर्फ साइकिल था, मेरे पापा जी ने तो मोटरसाइकिल ले लिया, हमने तो कार ले ली। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का स्टैंडर्ड जरूर हाई हुआ है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, और मैं आपको आज बताने वाला हूं हम नीचे की बजाय ऊपर की तरफ कैसे जा सकते हैं, यानी कि हम अपनी क्लास कैसे चेंज कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी क्लास चेंज करे और ऊपर की तरफ क्लास चेंज करे, और ये होगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब मैं आपको एक बार बता रहा हूं, थोड़ा सा पीछे जाके देखें। ऐसे लोग, ऐसा परिवार जिनके परदादा के पास अगर 100 एकड़ जमीन थी और उन 100 एकड़ जमीन थी, तो उसके बाद अगर उनके 10 पुत्र पैदा हुए, 10 बच्चे पैदा हुए उस समय, तो उनके हिस्से में कितनी आई? ऑफ कोर्स आप सब कहोगे जी 10-10 एकड़। आप कहाँ 100 का मालिक था, कहाँ 10 एकड़ का मालिक था। उस जमाने में माय डियर फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ स्टैंडर्ड भले ही हाई नहीं था, लेकिन वर्थ जो है हमारे परिवारों के पास बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद आप अगर अपने दादाजी की तरफ देखें, फिर मान लेते हैं उस दादाजी को फिर 10 बच्चे पैदा हुए। उस ज़माने में हो जाते थे, और कोई आप समझ सकते हैं इस समय में तो जैसे डायरेक्ट सेलिंग में आप काम करते हैं और भी बहुत से काम करते हैं, उस समय इतना ज़्यादा मल्टीटास्किंग तो होता नहीं था। अभी महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आज के समय में तो हस्बैंड को अलग काम करना पड़ता है, पति को अलग काम करना पड़ता है, तब जाके गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ उस समय 10 बच्चे अगर दादाजी को पैदा हो गए, तो अब आप सोचोगे नहीं यार इतने क्यों बता रहे हो आप, क्योंकि भाई मेरे दादाजी के 9 थे। और मैं आपको बताता हूँ उस समय में ऐसा होता था। फैमिली प्लानिंग बाद में आई है, लेकिन उसके बाद अब देखिए कितने हिस्से में आए। अब आए सबको 1-1 एकड़। अब इसका मतलब हाँ, एक आपके पापा जी के एक हिस्से में 1 एकड़ आ गई। अब आपके पापा जी के 2 बच्चे पैदा हुए, यानी कि आप और आपका ब्रदर। उसके बाद ऐसा ही है, मैं अपने से ही ले रहा हूँ, हम 2 हैं, तो मेरे पापा जी के हम 2 बच्चे हैं। अगर उनके हिस्से में आई तो आधा 1-1 एकड़, 1 एकड़ को अगर डिवाइड करेंगे तो आधा एकड़। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, नोट करें, ये मैंने उनके लिए कहा है जिनके परदादा के पास 100 एकड़ जमीन थी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि जिनके परदादा के पास कम थी, उनकी सिचुएशन कहाँ आ गई। आज बात जमीन पे नहीं रही, प्लाट पे आ गई। प्लाट पे भी नहीं रही, फ्लोर पे आ गई कि पहला फ्लोर उसका, दूसरा फ्लोर उसका, तीसरा फ्लोर उसका। और यहाँ भी नहीं रही, बात रूम पे आ गई, वो रूम आपका और ये रूम मेरा। और माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जगह तो सिचुएशन ऐसी आ गई, चम्मच आपकी और कटोरी मेरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम लोगों का स्टैंडर्ड ज़रूर हाई होगा। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने लग गए, हम थोड़े से सूट बूट में रहने लग गए, हम अच्छे घरों में आ गए, हमने स्टैंडर्ड बना लिया, हमारी ज़रूरतें जो हैं उसकी बजाय हम थोड़ा सा हाई फाई बन गए। लेकिन टोटल अंदर से अगर देखा जाए तो हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाला हूं कि नीचे की बजाय ऊपर की तरफ कैसे जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत पहले जब मैंने बिज़नेस शुरू नहीं किया था, और उस समय की बात है जब मैं पत्रकार था हरिभूमि में। मैं जींद से पहला पत्रकार रहा हूँ, इंटरव्यू दे के मैंने उसका स्टाफर था। हरिभूमि दैनिक हमारा अखबार निकलता है। तो जो हमारे फॉर्मर चीफ वित्त मंत्री हैं, उनका अखबार है फॉर्मर वित्त मंत्री। तो उस अखबार में मैं जब लिखता था तो उस समय मैंने एक स्टडी की, और उस स्टडी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें मुझे पता चला था ये कि भी अमीर आदमी अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब आदमी गरीब बनते जा रहे हैं। वो स्टडी क्या है वो मैं आपको बताता हूं, आपको भी समझने में आसानी होगी। ये आपको बताएगा इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सिस्टम। क्या है कि मैंने वो जो स्टडी की थी उस समय पे, उस स्टडी के अनुसार 1940 का एक समय था जिस समय 4 रुपया जो फैमिली 1 महीने में कमाती थी, उसका
गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, सिर्फ वो गुजारा ही कर पाते थे और 40 रुपया महीना जो फैमिली कमाती थी वो बढ़िया जीवन जीती थी। ये 1940 के समय की बात है, ये बढ़िया जीवन जिया जाता था। ठीक इसके 20 साल के बाद 1960 आया। यहाँ पे 40 रुपया महीना जो फैमिली कमाती थी वो गुजारा करती थी और 400 रुपया महीना जो फैमिली कमाती थी वो बढ़िया जीवन जीती थी। ठीक इसके 20 साल बाद 1980 इसमें एक जीरो और लग गई और जो 40 रुपया महीना कमाया जाता था जिस फैमिली में, वो गुजारा करते थे और 400 रुपया वाले गुजारा करते थे और 4000 रुपया जो महीना कमाते थे वो बढ़िया जीवन जीते थे। मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि सर ये समय हमें नहीं देखा तो हम इस पे शायद यकीन नहीं करते, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अभी आगे चलते हैं, आप यकीन करेंगे। ठीक इसके 20 साल बाद सन 2000 आया और 2000 में 4000 रुपया जो फैमिली कमाती थी वो गुजारा करती थी और 40,000 रुपया महीना जो फैमिली कमाती थी वो बढ़िया जीवन जीती थी। और ये समय मैंने भी देखा है और ये समय आपने भी देखा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं ये समय अभी 20 एक साल पहले गया है। अब आगे की सिचुएशन देखते हैं। ठीक 2020 जो आगे आएगा, अरे नहीं आ गया है। मैं पहले जब ये सिस्टम मैंने शुरू किया था उस समय हमें यही कहा जाता था कि 2020 भी आएगा, क्योंकि मैंने इस सिस्टम को 2001 में ज्वाइन किया था और हमारे अपलाइन हमसे पूछते थे आएगा या नहीं, और हम भी लोगों को बताते थे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये तो आ गया है और जो कहा था वो हुआ। आप सब लोग जानते हैं 2020 में 40,000 रुपया महीना जो परिवार कमाता है वो गुजारा ही कर पाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास फैमिली। जो आपकी परिवार है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोअर क्लास फैमिली। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक मिडिल क्लास का गुजारा 40,000 में बड़ी मुश्किल से होता है भाई साहब। 10-20 हजार रुपये तो दूध का बिल आ जाता है, ये आप लोग जानते हैं। इसके बाद जो आदमी 4 लाख रुपया महीना कमाता था 2020 में कमाता है, वो ठीक ठाक गुजारा कर लेता है, यानी कि उसका अच्छी जिंदगी रहती है। लेकिन क्या आगे समय नहीं आएगा? इसके ठीक 20 साल बाद हम अगर जाते हैं तो 2040 आएगा। ये आएगा, आप कुछ करोगे तो भी आएगा, कुछ नहीं करोगे तो भी आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग समय को नहीं पहचानते समय उनको बर्बाद कर देता है, और जो लोग समय को पहचानते हैं समय उनके साथ हो जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि समय की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए और अपना तरीका बदल लीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। तो सन 2040 आएगा, कोई इसको नहीं रोक सकता। और यहाँ पे 4 लाख रुपया महीना जो व्यक्ति कमाएगा उसका सिर्फ गुजारा होगा। और 40 लाख रुपया महीना कमाने के लिए अगर ये पीछे का बैक हम देख रहे हैं तो हमें लगता है कि यस ऐसा होने वाला है। तो 40 लाख रुपया महीना चाहिए आपको अच्छी जिंदगी जीने के लिए। क्या आपके पास कोई प्लान है ऐसा जहां पे आप आने वाले 20 साल बाद ये आपकी इनकम जो है 7 डिजिट में लेके जाएं, यानी कि 10 लाख से ऊपर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख क्या 20 साल बाद आप ले सकते हैं? कहां से ऐसा कोई प्लान है आपका? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं दुकान को बढ़ा दूंगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, कंपटीशन का ज़माना है, आप सब लोग जानते हैं। नौकरी आसानी से मिलती नहीं, बिजनेस आसानी से चलते नहीं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ऐसे समय में आप क्या करें? माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वेबिनार में आपको उन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। आप इसको पूरा देखिए और महसूस कीजिए। मुझे जब ये पता चला था दोस्त, रात को नींद नहीं आई थी और उसके बाद मैंने अपना जीवन शैली बदल दी और अपने काम करने के सारे तरीके बदल दिए, और आज मैं जो भी कुछ हूँ इसी समय को पहचानने की वजह से हूँ। खैर चलिए आगे बात करते हैं। बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात हम लोगों को आसानी से समझ में नहीं आती माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आती जरूर है। इसके ऊपर मैं अपने एक लाइव वेबिनार में पहले वीडियो जारी कर चुका हूं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज का वेबिनार। अब आप सोचोगे यार अभी तक क्या कर रहे थे, अभी शुरू नहीं हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी तक माहौल बना रहा था। अब मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम विजय विरोधिया है, या यूं कहें मैं ही विजय विरोधिया हूं। और मेरे बारे में बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये विरोधिया क्यों लगाते हैं। चलो आज आपको खुलासा कर देता हूं, बता देता हूं। उसके बाद में अपनी कुछ बैकग्राउंड आपको बताऊंगा ताकि आप लोग रिलेट कर सकें, और जो मैंने ये बताया है और आगे बताने वाला हूं उसको भी मेरी स्टोरी जो है वो प्रूव करती है, वो आप रिलेट कर पाएंगे। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं विरोधिया क्यों लगाता हूं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, विरोधिया आपने देखे नहीं होंगे, हिंदुस्तान में बहुत कम है, हरियाणा एंड दिल्ली के आसपास हैं। मेरे बुजुर्गों ने बताया मुझे कि हम लोग बड़े अग्रेसिव रहे हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि नवाबों के साथ हमारे खानदान का कोई झगड़ा हुआ, और उसके झगड़े में आपस में, यानी कि अगर नवाबों के साथ झगड़ा हुआ तो इसका मतलब कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली रही है हमारी। तो आपस में झगड़ा हुआ, नवाबों के सामने उनके टकरा गए, और फिर उसके अंदर बाद में, क्योंकि नवाब वो पावरफुल ताकत होती है, उन्होंने हमारे फैमिली को कुचल दिया और सबको ख़त्म कर दिया। उस समय कोई एक हमारे परिवार की कोई महिला अपने मायके गई हुई थी, वो गर्भवती थी। तो वो जब वापस आई तो वो भी सदमे से चली गई, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। तो उस ज़माने में छोटे छोटे ढानी टाइप के होते थे, वो सब ख़त्म हो चुका था। तो जो दूसरे ढानियों के और गांव के लोग आए तो उन्होंने उस बच्चे का नामकरण किया कि इनका परिवार नवाबों के साथ विरोध करता हुआ गया है, तो उसको विरोधिया डाला गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत पुराने समय की बात है वो, और इसलिए वो विरोधिया जो हैं वैसे हरियाणा एंड दिल्ली के आसपास कुछ ही लोग आपको मिलेंगे। तो ये तो मेरी विरोधिया की कहानी है। एनीवे, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दादा परदादाओं ने बड़ा संघर्ष किया और काफ़ी अच्छे मुकाम पे पहुँचे। मेरी गरीबी की कहानी तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं। उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ, इसलिए हमें समझना चाहिए। तो मेरे दादा परदादाओं का सोरे का काम था, सोरा कोठी थी उनकी, सोरा निकालते थे। और उस जमाने में, परदादाओं की बात कर रहा हूँ, वो लोग एक्सपोर्ट करते थे सोरा, विदेशों में जाता था, उससे बम बनते थे, गोलियां बनती थी, बारूद बनता था। और आज़ादी आंदोलन के समय में भी हमारे बुजुर्गों ने जो हैं बम वगैरह बना के देश की आज़ादी आंदोलन में सहयोग भी किया। ये काफ़ी बैकग्राउंड है। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ आपको बताया था कि हमारी क्लास नीचे की तरफ जा रही है, ऑफ कोर्स वैसा ही हमारी फैमिली के साथ भी हुआ। तो मेरे दादाजी जो हैं वो खेती करते थे, और मेरे पापा जी उनमें सबसे बड़े हैं। तो 7 भाई और 2 बहनें हैं, तो मेरे पापा जी उसमें सबसे बड़े हैं। लेकिन एक समय पे अचानक क्या होता है कि मेरे पापा जी को किसी ने प्लान दिखा दिया। नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का नहीं, उनको प्लान दिखाया सरकारी नौकरी का। ये हाँ, मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये रिलेट करता है, क्योंकि एवरीथिंग इज चेंजेबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में हर चीज में परिवर्तन आता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन हम इंसानों की आदत है, हम हमेशा परिवर्तन का विरोध करते हैं, लेकिन विरोध कभी भी नहीं जीतता, हमेशा परिवर्तन जीतता है। इस टॉपिक पे मैं एक वेबिनार दे चुका अपने चैनल पे, पर मैं आज थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। हर चीज में परिवर्तन होता है, और हम हमेशा नई चीज को समझने में चैलेंज हमें आता ही है। या बिजली जिससे आपका माइक चलता है, आपका म्यूजिक सिस्टम चलता है, आपका टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ईच एंड एवरी जो भी होम इम्प्लायंसेस हैं वो सारे के सारे चलते हैं। ये बिजली भी जब नई नई आई थी माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को नहीं समझ में आया था। लोग कहते थे करंट मारती है, लोगों को मार देगी, खेतों में आग लगा देगी, नहीं लेना चाहिए। अरे एक अच्छी चीज थी, लेकिन नहीं समझ में आई। 150 घरों के गांव में 1-2 समझदार आदमी कनेक्शन लेता था, बाकी सब लोग उसका विरोध करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उस परिवर्तन को लोगों ने अपनाया। ये मैं क्यों बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, हमारा सिस्टम जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो भी एक परिवर्तन है, उसको भी समझना पड़ेगा। और आज हो सकता है बहुत से लोग उसका भी विरोध करते हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हमेशा याद रखें, विरोध कभी भी नहीं जीतता, हमेशा परिवर्तन ही जीतता है। और आज मैं आपको बताता हूं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके सामने दे सकता हूं।
ट्रेन का भी उदाहरण है। ट्रेन में लोग बैठने के लिए तैयार नहीं होते थे, लोग कहते 2 पटरियों पे, अरे फिसल गई तो, अरे भाई साहब कुत्ते बिल्ली बंदरों को भेड़ बकरियों को बिठा बिठा के दिखाया गया, तब जाके लोगों ने उसको अपनाया। बिजली समझ में नहीं आई, सरकारी नौकरियां समझ में नहीं आई, गैस सिलेंडर समझ में नहीं आया था, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ी, आप सब लोग जानते हैं। और लोग कहते थे बम का गोला फट जाएगा, बाहर रखो, कोई कहता था छी 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 गैस पे बना हुआ खाना खाओगे। शहरों में माय डियर फ्रेंड मजबूरी थी कि ईंधन कहां से लाए, इसलिए लोगों ने अपना लिया। लेकिन धीरे 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 अब गवर्नमेंट सब्सिडी खत्म करती जा रही है। 1000 के आसपास का सिलेंडर हो गया, मैं कहता हूं 5000 का होगा तो भी लोगे, क्योंकि समझ में आ गया है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, मेरे पापा जी को भी किसी ने प्लान दिखा दिया सरकारी नौकरी का, और उस जमाने में सरकारी नौकरी को अच्छा नहीं माना जाता था। बड़े बुजुर्ग कहते थे पागल नौकर बनेगा, चल खेतों में काम कर, और वही मेरे पापा जी के साथ भी हुआ। मेरे दादाजी ने मेरे पापा जी को घर से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने सरकारी नौकरी का प्लान समझ लिया था और उसको ज्वाइन कर लिया था। हालांकि कोई बहुत बड़े ऑफिसर नहीं लगे थे, एक सिंपल से आई थिंक पोल गाड़ने का काम स्टार्टिंग में उन्होंने शुरू किया था। जिसने प्लान दिखाया था उसने यही बताया था कि जी आज तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे इसमें आप लीडरशिप भी बनोगे, मतलब हमें तो अपनी भाषा आती है माय डियर फ्रेंड, यानी कि धीरे धीरे आप आगे भी बढ़ोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को डेवलप करते रहे, सीखते रहे, ये बताया गया, तो आपको आगे इंक्रीमेंट भी लगेगा और आपकी प्रमोशन भी होगी। तो इसी तरीके से मेरे पापा जी ने भी बाद में पढ़ाई जारी की। उस समय तो थोड़े से पढ़े लिखे थे, 6-7 पढ़े थे, लेकिन नौकरी के साथ साथ पढ़ाई करते 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 वो ग्रेजुएट भी हुए, और उसके बाद वो प्रमोशन करते करते आज वो बिजली विभाग से रिटायर्ड हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपने मेरी बहुत बार स्टोरी सुनी है कि मैं काफ़ी गरीब परिवार से हूँ। तो मेरे दादाजी ने उस ज़माने में मेरे पापा जी को सिर्फ इस बात पे निकाल दिया कि उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। बोला कि पागल है, नौकर बनेगा, चल खेतों में काम कर। लेकिन मेरे पापा जी ने सरकारी नौकरी को चुना, और मेरे दादाजी ने मेरे पापा जी को कहा कि चल उठाओ अपनी वाइफ को और भाग जाओ। तो मेरे पापा जी को घर से निकाल दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस ज़माने में मैं पैदा नहीं हुआ था, वैसे पैदा हो लेता तो भी क्या करता, कुछ नहीं कर सकता था। खैर एनीवे, मेरे पापा जी घर छोड़ के चले गए। मेरे दादाजी की ओर से एक चम्मच भी हमें नहीं मिली। तो इसलिए मैं एक ऐसे, जब पैदा हुआ तो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसके पास कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने माय डियर फ्रेंड्स बहुत संघर्ष देखा है। हम जिस घर में मैं पैदा हुआ बहुत गरीब फैमिली थी, हमारा अपना घर नहीं था, हमारी भैंस नहीं थी, हमारा अपना खेत नहीं था, किसी और के घर में हम लोग रहते थे, दूध किसी और की भैंस का आता था, सब्जियां किसी और के खेत से आती थी। तो मैं बहुत सोचता था कि यार हमारे पास भैंस क्यों नहीं है, हमारे पास घर क्यों नहीं है, हमारे पास खेत क्यों नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एनीवे, मेरे पापा जी ने फिर हमें बताया, बुज़ुर्गों ने बताया, टीचर ने समझाया कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, फोकस करो पढ़ाई की तरफ, और आप भी कामयाब इंसान बन जाओगे। एनीवे, मैंने पढ़ाई लिखाई जारी रखने के लिए बचपन से ही संघर्ष करना शुरू किया। देन आई वाज इन 5th क्लास। जब मैं 5वीं क्लास में था तो रद्दी अखबार के लिफाफे बना के मैं दुकानों पे बेचता था, ताकि मेरी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब ना हो। मैं दिन में, रात को लिफाफे बनाता था, दिन में दुकानों पे बेचता था, और साथ में स्कूल भी करता था, पढ़ाई भी करता था। जब मैं 8th क्लास में हुआ तो मैंने अखबार बांटने के लिए एक साइकिल खरीदने की इच्छा जारी की। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने वो साइकिल खरीदने की इच्छा जारी की तो उस समय इतने पैसे नहीं थे कि मैं साइकिल खरीद पाऊँ। तो किस्तों में एक साइकिल हमने खरीदा। उसके बाद सुबह 5 बजे उठ के मैं अखबार 3:30 बजे के आसपास में उठ के 5 बजे अखबार बांटने के लिए निकल जाता था। 3:30 बजे अखबार उठा के लेके आता था, और इस तरीके से मैंने लगभग 3-4 साल अखबार बांटे लोगों के घरों में। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं लोगों के घरों में अखबार बांटता था तो मैं सोचता था, कभी कोई शानदार घर देखता था तो अखबार फेंकता था कभी उसके अंदर, तो सोचता था ऐसा घर कभी मेरा भी होगा। माय डियर फ्रेंड्स, किसी घर में गाड़ी खड़ी होती थी, मैं कभी गाड़ी के नीचे से अखबार फेंकता था, कभी ऊपर से, और मैं सोचता था ऐसी गाड़ी मेरी भी होगी क्या। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि धीरे 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 आज, अगर मैं आज की पोजीशन बताता हूँ तो मैं उस कॉलोनी में अगर घूमता हूँ तो उस कॉलोनी में वो घर आज भी वैसे ही हैं। जिस घर में 1 गाड़ी खड़ी थी वो वही है, जिस घर में 2 गाड़ी खड़ी थी वो वही हैं। लेकिन इस सिस्टम की वजह से हम कहाँ पहुँच गए आप सब लोग जानते हैं। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, मैं आगे अपनी बात करता हूँ। उसके बाद मैंने पढ़ाई जारी रखी। मैं कराटे के अंदर अच्छा
खिलाड़ी बन गया। 11वीं क्लास में मैंने कराटे का सेंटर खोल दिया। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था बच्चों को कराटे सिखाता था। जिस कॉलेज में मैं गया एमडी यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने ग्रेजुएशन की, वहाँ पे मैं बच्चों को कराटे सिखाता था। दिल्ली के अंदर मैं इंजीनियरिंग करने के लिए आ गया। 3 साल मैंने इंजीनियरिंग में की। वहाँ भी मैं हर रोज़ सुबह बच्चों को कराटे सिखाता था और हर रोज़ शाम को एक संगम विहार में KSK एकेडमी पब्लिक स्कूल है, आज भी है, उसमें मैं बच्चों को कराटे सिखाने के लिए जाता था ताकि मेरी पढ़ाई में बीच में बाधा ना आए। आफ्टर ऑल माय डियर फ्रेंड्स, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और जब पढ़ाई कंप्लीट होती है तो आप सब लोग जानते हैं उसके बाद आदमी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जॉब की तलाश करता है, नौकरी की तलाश करता है। अगेन आई एम सेइंग टू यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल, एक्सेप्शनल केस इज एवरीवेयर। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल तो नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं नौकरी आसानी से मिलती नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो मुझे भी नहीं मिली, सरकारी नौकरी नहीं मिली तो आदमी प्राइवेट नौकरी की तलाश करता है, प्राइवेट भी नहीं मिलती तो कोई अपना काम शुरू करता है। वही मेरे साथ हुआ माय डियर फ्रेंड्स। नौकरी आसानी से मिली, 1 साल नहीं मिली, 1 साल खूब धक्के खाने के बाद और फिर मैंने सोचा कि चलो अपना काम शुरू करते हैं। तो जींद के अंदर मैंने एक कंप्यूटर सेंटर खोलने की प्लान बना ली और कराटे में मेरी महारत थी, मैं ब्लैक बेल्ट 4 डैन हूँ। मैंने कराटे का एक सेंटर खोला तो मैं और एक कंप्यूटर सेंटर खोलने के लिए मैंने एक पार्टनर ढूंढा, क्योंकि मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं था। एक पार्टनर मैंने ढूंढा और साथ में मैंने कुछ कर्ज लिया, तब जाके मेरा एक कंप्यूटर सेंटर और एक कराटे सेंटर बिल्ड हो गया। मैं सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को कराटे सिखाने के लिए जाता था, 5 से लेके 7 और 7 से लेके 8 बजे तक मैं तैयार होके 8 से लेके रात के 8 बजे तक मैं कंप्यूटर सेंटर पे बैठ जाता था। माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरी लाइफ थी और इससे मिलती जुलती आपकी भी लाइफ है, क्योंकि संघर्ष आपने भी किया है, स्टडी आपने भी की है, नौकरी की तलाश आपने भी की है। अगर आपने मिल गई नौकरी आपको तो आप नौकरी कर रहे हैं, अगर नहीं मिली तो आप कोई अपना काम कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा काम ठीक चल रहा था जैसे आपका काम ठीक चल रहा है। मैं भी खुश था, क्योंकि लगभग उस जमाने में, क्योंकि ये इस दौर की बात है जहाँ 4,000 रुपये में गुजारा चलता था, 40,000 में बढ़िया ज़िंदगी जीते थे। इस ज़माने के अंदर मैं लगभग 10-12 हज़ार रुपये महीना के आसपास की इनकम लेने लग गया था। मेरा गुजारा ठीक चल रहा था। वाहन के रूप में मेरे पास एक साइकिल था जो किस्तों में मैंने खरीदा था अखबार बांटने के लिए। ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही थी, बढ़िया टाइम चल रहा था, बढ़िया टाइम पास हो रहा था, जिसको लोग टाइम पास बोलते हैं, जैसे आप में से मैक्सिमम लोगों का हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं मुझे क्या बताया गया। मुझे बताया गया कि एक बिजनेस है। मैंने कहा भाई बिजनेस नहीं करूंगा, लेकिन तब भी अचानक से मुझे बिजनेस का जब प्लान दिखाया गया तो कुछ चीज़ें बताई और मुझे प्रभावित मैं जिस चीज़ से हुआ वो इस चीज़ से हुआ कि इसमें पैसा नहीं लगेगा, और मेरे पास पैसा था ही नहीं। और मैं सोच रहा था यार एक बिज़नेस किया है, उसमें इतना सारा पैसा लगा दिया, उसमें टाइम भी लगता है, उसमें संघर्ष भी बहुत है, सीखना भी पड़ा। लेकिन मुझे कहा गया कि एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें ना पैसा लगाने की ज़रूरत, पार्ट टाइम आप कर सकते हो, ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, वही काम है जो आप ऑलरेडी करते हो और इनकम इतनी आ सकती है दोस्त आप सोच भी नहीं सकते। ये सिस्टम आपकी क्लास चेंज कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, इतनी बड़ी बड़ी बात मेरे को समझ में नहीं आई कि यार बिना पैसे लगाए होगा, चलो ये तो समझ में आ गई। पार्ट टाइम हो गया, अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये भी समझ में आ गया। नया कुछ नहीं है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन आपकी क्लास चेंज कर सकता है, आपके सपने पूरे कर सकता है, आपको इतना दे सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते, ये समझ में नहीं आया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी ज्वाइन कर लें, आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मेरे हरियाणा में एक कहावत है कि जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश हो, कर देना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ यहाँ, वो आपको समझ में आएगी। वो कहानी क्या है? बंदर बंदरिया की कहानी है। हमारे पूर्वज बंदर थे, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, हालांकि किसी से भी सीखा जा सकता है। आप सब लोग जानते हैं, हमारे सीनियर अपलाइन आदरणीय मुकेश जी एक चीज़ बोलते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो नाली में पड़ा हुआ शराबी, 2 साल का बच्चा और दुनिया का सबसे बड़ा पागल भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है।
अगर नहीं सीखना चाहोगे तो भाई विजय विरोधिया की जगह यहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को खड़ा कर दो, वो भी कुछ नहीं सिखा सकता। तो हर व्यक्ति गुरु है, मैंने हर व्यक्ति से सीखा है, आप सब लोग भी मेरे गुरु हैं, आप सब लोगों ने मुझे सिखाया है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एनीवे, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को क्या समझ में आया। तो एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं, वो है बंदर बंदरिया की कहानी। बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज कर करके कहा कि सर आपके वेबिनार में ये कहानी जरूर सुनाना, तो आज मैं वो कहानी आपको सुना रहा हूं। एक पति और पत्नी थे, हस्बैंड वाइफ। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो पति पत्नी दोनों एक पेड़ पे रहते थे। अब आप सोचोगे पति पत्नी कैसे पेड़ पे रहते थे, तो आप सब लोग जानते हैं, अभी मैंने बोला कि बंदर बंदरिया की कहानी, तो दोनों हस्बैंड वाइफ बंदर और बंदरिया थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो डाल पे बैठ के धूप सेक रहे थे, आनंद ले रहे थे, धूप का मौसम का मजा ले रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि अगले 3 सेकंड में जो भी बंदर या बंदरिया सामने वाली नदी में छलांग लगा देगा, अगर बंदर है तो सुंदर सा युवा पुरुष बन जाएगा, और बंदरिया है तो सुंदर सी युवा स्त्री बन जाएगी। टिंग टोंग, आवाज बंद। और ये बात देख के बंदर बंदरिया एक दूसरे की तरफ देखने लगे, आवाज कहां से आई, कौन हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी बंदरिया पीछे मुड़ के देख ही रही थी, शायद पेड़ के पीछे से किसी ने आवाज लगाई। लेकिन इतनी देर में एक आवाज और आई, छपाक। बंदरिया ने घूम के देखा तो उसके पास में बैठा हुआ उसका बंदर गायब था। माय डियर फ्रेंड्स, उनके पेड़ के सामने जो नदी थी, वो बंदर उसमें छलांग लगा चुका था। और अनाउंसमेंट क्या हुई थी कि अगले 3 सेकंड में सामने वाली नदी में जो अपने लेफ्ट साइड को छलांग लगा देगा, अगर वो बंदर है तो सुंदर सा युवा पुरुष बन जाएगा, और बंदरिया है तो सुंदर सी युवा स्त्री बन जाएगी। और माय डियर फ्रेंड्स, बंदरिया को बड़ा गुस्सा आया। वो सोचने लगी नीचे कि अच्छा बेवकूफ है मेरा पति, जैसे वैसे हर पत्नी अपने बारे में सोचती है, आर सिंह वालों को छोड़ के। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसने देखा कि अच्छा बेवकूफ है, इस बात को सच मान के सर्दियों में ठंडे पानी में छलांग लगा दी। बेवकूफ कहीं का, आने दे ऊपर देखती हूँ। थोड़ी सी देर में भाई साहब बंदर बाहर आए। ये बहुत पहले की बात है, सदयुग की बात है। तो जैसे ही बंदर पानी से बाहर आया तो बंदर क्या देखता है, बंदर नहीं वो सुंदर सा युवा पुरुष है। और ये बात देख के बंदरिया ने भी छलांग लगा दी। और माय डियर फ्रेंड्स, वो सुंदर सा युवा पुरुष पेड़ के पास आके खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि मेरी बेगम साहिबा बाहर आएगी। थोड़ी सी देर में जब बंदरिया पानी से बाहर आई तो बंदरिया क्या देखती है, उसके शरीर के भूरे भूरे बाल अब भी भूरे भूरे हैं, उसकी लंबी सी पूंछ अब भी ऐसे की ऐसी है, उसकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ माय डियर फ्रेंड्स। और ये बात देख के बंदरिया को बहुत गुस्सा आया और उसने बंदर की तरफ इशारा करके कहा, तुमने छलांग क्यों लगाई। अब ये बात सुनते ही बंदरिया की तरफ देख के बंदर मुस्कुराया। अब आप सोचोगे बंदर क्यों मुस्कुराया, उसने सोचा पीछा छुड़ा, मजाक कर रहा हूं, मजाक मेरी आदत है मजाक करने की। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, बंदर उसकी तरफ देख के मुस्कुराया और कहा कि पहले तुम बताओ तुमने छलांग क्यों नहीं लगाई, क्योंकि प्लान तो दोनों ने इकट्ठा देखा था। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो दोनों ने इकट्ठी सुनी थी। तो बंदरिया ने कहा कि मुझे लगा कि शायद कोई हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, बंदर ने जो कहा वो ध्यान से सुनना। बंदर ने कहा, अरे ये बात तो मैंने भी सोची थी कि शायद कोई हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरे ही पर मेरे दिमाग में एक बात आई कि अरे यार, इस सामने वाली नदी में तो हम हर रोज ही छलांग लगाते हैं, हर रोज धमा चौकड़ी मचाते हैं, हर रोज कूद फांद करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब 3 सेकंड के अंदर छलांग लगानी है और इधर की बजाय इधर छलांग लगानी है। हेलो, WCM की बजाय RCM की तरफ छलांग लगानी है और हम बंदर से सुंदर से युवा पुरुष बन सकते हैं। तो उसने सोचा कि जब हम हर रोज लगाते ही हैं और मैं लगा दूं और मैं बंदर से सुंदर सा युवा पुरुष ना भी बना तो बंदर तो मैं हूं ही, अंतर कुछ नहीं पड़ेगा। यानी कि इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग, असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड देन कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। इस बात को ध्यान में रखें माय डियर फ्रेंड्स, जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना नहीं है, फायदे की जरा सी भी गुंजाइश है, कर देना चाहिए। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये RCM बिजनेस ज्वाइन कर लिया। यहाँ नुकसान की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी। ये जो प्रोडक्ट्स आप मेरी अपनी दुकान में देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स हर व्यक्ति के घर में इस्तेमाल होते हैं। ब्रांड अलग अलग हो सकते हैं, WCM के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं,
सबके घर में पैसा नहीं आता, लेकिन ये वो प्रोडक्ट हैं जो बंदर से सुंदर सा युवा पुरुष बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसी चीज़ को मैंने देख के इस बिजनेस को ज्वाइन किया। मेरे को प्लान दिखाया गया कि मैन्युफैक्चर से लेके हम कंज्यूमर तक मिडलमैन के माध्यम से प्रोडक्ट आता है। प्लान आप डिटेल में अपने अपलाइन के माध्यम से भी देख सकते हैं, या YouTube के ऊपर बहुत से प्लान के वीडियोस भी हैं, मेरे चैनल पे भी डले हुए हैं, और भी बहुत से मिल जाएंगे आपको। और आने वाले समय में अभी बहुत जल्दी आपको यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे भी मार्केटिंग प्लान का वीडियो आ जाएगा। लेकिन मुझे जो प्लान दिखाया गया था वो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक इस रास्ते से माल आता है, और इसको WCM बोला जाता है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। मेरे को बड़ा अजीब लगा जब जिस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया कि भाई खरीदारी करने का गलत तरीका कैसे है। हमारे पापा जी, दादाजी, परदादा जी सभी इसी तरीके से खरीदारी करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं, हमें जब तक किसी चीज़ की सही जानकारी नहीं होती, वो चीज़ हमारे लिए फालतू, बेकार और बकवास होती है, जब तक उसकी सही जानकारी ना हो जाए। और जानकारी के लिए तैयार होना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, और जानकारी होने के बाद ही चीज़ काम की होती है। तो आपको भी जानकारी लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और अभी तो सर हर लोगों को समझ में आने लगा। इवन देन अभी 3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी, मैं कहता हूं एक तरीके से उनको भी समझ में आ गया कि भाई स्वदेशी अपनाना चाहिए, अपने प्रोडक्ट अपनाना चाहिए, उन्हीं को प्रमोट करना चाहिए, वही इस देश की दशा और दिशा बदल सकते हैं। इनडायरेक्ट रूप में माय डियर फ्रेंड्स, मुझे तो लग रहा था वो RCM की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसको करें। मुझे जब प्लान दिखाया गया कि मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक ये गलत तरीका है, तो मैंने पूछा सही क्या है। तो सही है, इनको बीच में से हटा दो, डायरेक्ट जुड़ जाओ। डायरेक्ट जुड़ने से क्या होगा, मिडलमैन में जाने वाला 50% पैसा एक सिस्टम से आपको वापस आएगा, और यही वो पैसा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, और ये जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपको मिल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहता हूं। बहुत पहले मैंने ये कहानी सुनी थी, और मैं अपने प्रोग्राम में भी सुनाता था कि अभी हमारे को समझना पड़ेगा। ये एक कहानी आपने सुनी होगी, टोपी बेचने वाला था, एक गांव में डेली टोपी बेचता था। और एक दिन क्या हुआ कि वो पूरी गर्मी में दोपहर में टोपी बेचता बेचता थक गया, और वो थका हुआ था। गांव के पास एक तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे आके वो आराम करने लगा। तभी अचानक उसको नींद आ गई और वहाँ सो गया वो। और थोड़ी देर के बाद जब वो उठा तो वो देखता है कि उसके साइकिल पे एक भी टोपी नहीं थी। वो बड़ा घबरा गया कि चोरी हो गई शायद। वो टोपियां बेचने कर अपना लाइफ का गुजारा करता था। उसने देखा कि यार टोपियां ही नहीं है, तो उसने इधर उधर देखा तो अचानक उसकी निगाह पेड़ के ऊपर पड़ती है, और वो देखता है कि पेड़ के ऊपर बहुत से बंदर थे जो उसकी सारी टोपियां लेके और पहने हुए थे। क्योंकि बंदर नकलची होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। वो व्यक्ति जो सो रहा था, एक टोपी उसने अपने सर पे पहनी हुई थी, उसको देख के बंदरों ने भी अपने सर पे टोपी पहन ली, और वो बंदरों से टोपी मांगने लगा, टोपी दो, टोपी दो, टोपी दो, छोड़ दो। तो बंदर भी उसको और चिढ़ाने लगे ऐसे ऐसे करके। तो वो बहुत परेशान हुआ। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद, संघर्ष करने के बाद जब उसको सफलता नहीं मिली, तो उसने गुस्से में आके अपनी टोपी उतारी और नीचे फेंक दी। और जैसे ही उसने गुस्से में टोपी उतार के नीचे फेंकी, बंदरों ने भी अपनी टोपी उतार के नीचे फेंक दी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से उसको टोपी मिल गई अपनी, और वो सारी टोपियां इकट्ठा करके खुशी खुशी फिर अपने काम पे लौट गया। ये कहानी आपने भी सुनी होगी माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मैं इससे आगे की कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो वापस आ जाता है, वो अपना काम करता रहता है। उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है, और जब मरने वाला होता है, लास्ट टाइम उसका आता है, तो अपने बच्चों को बुला के उसको शिक्षा देता है कि बेटा, हमारा खानदानी काम है टोपी बेचना, और हमें ये टोपी बेचनी है। और आने वाले समय में क्या होगा, कहीं गलती से आप कभी सुस्ताने लग जाओ और बंदर आपकी टोपी ले जाए, तो ये तरीका है उनसे टोपी निकालने का, वापस लेने का। तो वो बता दिया। वो 2-3 पीढ़ियों में पास हो गया ये मैसेज। और एक बार कई पीढ़ियां गुजरने के बाद एक उनका परिवार का व्यक्ति फिर टोपी बेचने का काम कर रहा था। वो फिर सुस्ताने लगा और फिर उसकी टोपियां लेके बंदर चले गए। अचानक होता क्या है, जब वो उठता है देखता है टोपियां नहीं है, तो उसको याद आता है कि हमारे दादाजी ने बोला था कि
टोपी अगर ऐसे चली जाए तो उसको लेने का ये तरीका है माय डियर फ्रेंड्स। वो कोई परेशान नहीं हुआ, वो बंदरों को ध्यान से देखता है, मुस्कुराता है और सबकी तरफ देख के अपनी टोपी उतारता है और ऐसे करके और नीचे फेंक देता है। और वो सोचता है कि अब सारे बंदर नीचे फेंकेंगे, लेकिन उधर कोने से एक छोटी सी बंदरिया नीचे उतरती है, भागती है, उसकी टोपी उठा के वो भी लगा के भाग जाती है। वो देखता अरे ये क्या हुआ, तो बंदरिया पेड़ की डाल पकड़ के लटकती हुई बोलती है तू क्या समझता है। तो वो कहता है वो बड़ा परेशान हो जाता है, अरे ये क्या हुआ, मेरे दादाजी तो बोल रहे थे कि बंदर टोपी वापस दे देंगे। इस तरीके को इस्तेमाल करना। तो छोटी सी बंदरिया जो टोपी लेके गई थी वो एक डाल को पकड़ के झूलती हुई बोलती है तू क्या समझता है, तेरे दादाजी ने ही तुम्हें बताया, हमारे दादाजी भी बता के गए थे कि मूर्ख मत बनना। हेलो, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अब समय आ गया, बंदर भी समझने लगे, आम आदमी भी समझने लगे, भारत का प्रधानमंत्री भी समझने लगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने को समझना चाहिए कि ये चंद मुट्ठी भर बिचौलिया लोग हमारी मेहनत की कमाई लेके जाते हैं, और ये मेहनत की कमाई वापस अगर लेना चाहते हैं और अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपनी क्लास बदलना चाहते हैं, तो देयर इज ओनली वन अपॉर्चुनिटी, दैट इज आरसीएम बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, यही वो बिजनेस है जो आपकी क्लास बदल सकता है, यही वो बिजनेस है जो आपको आने वाले समय की खुशियां की गारंटी दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपने नेटवर्क का निर्माण करना पड़ेगा, कुछ सिस्टम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। तैयार हैं? तैयार हैं माय डियर फ्रेंड्स? तो मैं आगे इसको एक बार साफ कर लेता हूं, मैं आपको बताता हूं फिर नेक्स्ट। मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक ध्यान से समझना, थोड़ा सा सीरियस सेशन मैं आपके बीच में लेने वाला हूं और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस सिस्टम को लेके हाई होगा। मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक इस रास्ते की बजाय इस रास्ते से जो प्रोडक्ट जाता है माय डियर फ्रेंड्स, इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि डायरेक्ट प्रोडक्ट देने का सिस्टम। और ये सिस्टम आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। इसको मैं नहीं कह रहा, दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर रॉबर्ट टी कियोसाकी, एलन पी, जॉन स्टीना, डिक वुड, बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने इस बात पे मोहर लगाई है। इवन देन दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी डोनाल्ड ट्रंप, वो भी इस बिजनेस को सपोर्ट करता है। और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स ने भी ये कहा है कि यदि मेरा सब कुछ खत्म हो जाए तो मैं डायरेक्ट सेलिंग से अपना करियर शुरू करूंगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जीवन के किसी भी स्टेज से किसी भी स्टेज पे अगर आपको जाना है तो डायरेक्ट सेलिंग ही आपको आगे लेके जा सकती है। तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर आप करते हैं तो करोगे किसको? दैट इज द मेन पॉइंट। मैं आपको बताता हूं, इस समय इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो फिकी और एफडीएसए की रिपोर्ट है या कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट, उसके अनुसार मोर देन 3 लाख कंपनियां, 3 लाख कंपनियां सो कार्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के नाम से रजिस्टर्ड हैं। वो डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेके हिंदुस्तान में 3 लाख कंपनियां से ज़्यादा कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें बहुत सी कंपनियां गलत तरीके से काम कर रही हैं, लोगों को ठगने का काम कर रही हैं। आपने तो 2, 4, 5 कंपनियों का नाम सुना होगा, लेकिन 3 लाख ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इन 3 लाख ऑप्शन में से आप किसको चुने, एक बहुत बड़ा मुकदमा है हमारे दिमाग में। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपकी ये समस्या दूर करने वाला हूँ। हमें ध्यान देना चाहिए कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जिसके ऊपर हालांकि आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी, मुकेश कोठारी जी भी कुछ पिच दे के गए हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से और आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपके जहन में ये बात घुसे। कैसे? डायरेक्ट सेलिंग तो आने वाले समय का बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में अपनी क्लास चेंज करना चाहते हो, अपने सपने पूरे करना चाहते हो और आने वाले समय में आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग पे जाना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है, और मैं तो बोलता हूं अगर नहीं जाओगे तो आपके आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है, इस चीज को आप समझें और इसको करें। लेकिन किसको करोगे, दुविधा लोगों के सामने ये है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर्स कुछ पॉइंट देते हैं कि उन पॉइंट्स की तरफ ध्यान दें, आप उन पॉइंट्स की तरफ ध्यान दें और फिर चुनें
उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को और उसके बाद डिवोटेड हो जाएं। वो पॉइंट्स क्या हैं मैं आपको बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स। हम जिस सिस्टम की बात करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता दूं। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम दुनिया के अंदर लगभग 80 से लेके 100 साल पहले वर्ल्ड के विकसित देशों में बहुत तेजी से चला। वर्ल्ड के विकसित देशों में आज भी बहुत तेजी से चल रहा है। 80 से लेके 100 साल हो गए, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया के विकसित देशों में जो आज से 25, 30, 50 साल पहले होता है, बाद में विकासशील देशों में होता है, उसके बाद पिछड़े हुए देशों में होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, भारत में सिर्फ 20 साल पहले यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट ने एंट्री की, लेकिन 20 साल पहले जब एंट्री की तो उस समय यहाँ पे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का कोई मान्यता नहीं थी। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं जानती थी, लोग भी इसको कुछ नहीं समझते थे। कुछ लोगों की समझ में आया और उन्होंने समय को समझते हुए, आने वाले समय के समझते हुए काम करना शुरू किया। लेकिन इस सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, भारत में 10 सितंबर सन 2016 को 10 सितंबर को रिलीज हो गई थी। 9 सितंबर को गाइडलाइन पे मोहर लग गई थी। 10 सितंबर सन 2016 यानी कि अभी 2020 है, 17, 18, 19, 20 यानी 3-4 साल पहले ही भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन जारी की है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब भारत सरकार भी गाइडलाइन जारी कर चुकी है, इसके ऊपर कानून भी बनने जा रहा है। सुरेंद्र वत्स जी के वेबिनार में उन्होंने डिटेल में बताया, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वत्स साहब का वो वेबिनार पिछले वीडियोस में है, उसको आप देख लेना। तो माय डियर फ्रेंड्स, गाइडलाइन के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं कि आप किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुने, उसके लिए जो पूरे वर्ल्ड के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर कहते हैं उसके कुछ पॉइंट कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये बोलते हैं कि जिस देश में आप हो उस देश की जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसको जितना ज्यादा फॉलो करने वाली कंपनी होगी, आपका फ्यूचर उतना ही ब्राइट होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, भारत में बहुत सी कंपनियां गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं करती, बाद में वो बंद भी हो जाती हैं। आप सब लोग जानते हैं कि भारत के अंदर इलीगल तो चोरी करना भी है, रिश्वत लेना भी है, लेकिन होता है, कार्रवाई बहुत लेट होती है। हमारा सिस्टम इसी तरीके का है, हमारा कानून व्यवस्था इसी तरीके की है। लेकिन अगर आप किसी गलत सिस्टम में फंस गए तो आने वाले समय में, क्योंकि कानून व्यवस्था के आड़े आने वाली कंपनी जो आती हैं उसमें टाइम लगता है। फिक्की और एफडीएसए ने के अनुसार देखा जाए तो बहुत सी कंपनियों ने ऐसा किया है जो लोगों को ठगने का काम किया, उसके खिलाफ शिकायतें भी लोगों ने खूब की, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। पर कार्रवाई जब हुई तब तक इतना समय बीत चुका था, बहुत से लोग बर्बाद हो चुके थे, बहुत से लोगों का पैसा उसमें मर चुका था। तो माय डियर फ्रेंड्स, भारत में कार्रवाई लेट होती है, इसलिए आपको खुद को समझना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है चुनने से पहले। तो सबसे पहले ये चुने कि कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की आप करो तो वो गाइडलाइन को कितना फॉलो करती है। जो 100% फॉलो करती हो उसको आपको चुनना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियों में आपकी आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रियों में सब कंपनियों की बाप है। और वो कैसे है? क्योंकि 100% गाइडलाइन को फॉलो करने वाली आउट ऑफ 3 लाख कंपनी अगर कोई कंपनी है तो वो आपकी आरसीएम है। ये बात आप नोट कर लें अपनी डायरी में कि 100% गाइडलाइन को फॉलो करने वाली अगर कोई है तो वो आरसीएम है। अब आप कहोगे कि जी ऐसा क्यों कह रहे हो, 3 लाख कंपनियों में क्या ये और कोई कंपनी नहीं है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ना ठोक के हम बोलते हैं क्योंकि गाइडलाइन बनवाने वाले हम हैं, गाइडलाइन बनाने वाले हम हैं। बाकी किसी कंपनी की औकात नहीं थी। आज मैं दावा करके ये बात बोलता हूं, किसी ने उस समय पे, कुछ कंपनियों ने सहयोग भी किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस गाइडलाइन के अंदर जो सबसे बड़ा रोल है वो आरसीएम का है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए 100% इसको फॉलो करने वाला अगर कोई है तो आरसीएम है। दूसरी चीज बोली जाती है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए। मोदी जी ने भी जिक्र किया था इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मजबूत होना चाहिए कि
बड़े बड़े भूकंप भी आए तो उनको सहन कर सके वो कंपनी। जैसे अभी कोरोना की मार पड़ी तो बहुत सी कंपनियां धराशायी हो गई, जीएसटी की मार पड़ी, बहुत सी कंपनियां धराशायी हो गई, नोटबंदी की मार पड़ी, बहुत सी कंपनियों यहाँ हिल गई। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इन तीनों चैलेंज में आरसीएम हमेशा ऊपर की तरफ गया है। सब किसी से छुपा नहीं है, ये बात आप सब लोग जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि कई कंपनियां तो हमारे आरसीएम बाजार में या वंडर वर्ल्ड में ही समा जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है, 25.5 लाख स्क्वायर फीट के आरसीएम तो इंफ्रास्ट्रक्चर भीलवाड़ा के अंदर है। इसके अलावा आसाम, सिक्किम, यूपी, यूके, हर जगह हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिपोज, मैक्सिमम डिपो कंपनी के खुद की अपनी प्रॉपर्टी हैं। वंडर वर्ल्ड, दिल्ली वाला वंडर वर्ल्ड और बहुत से वंडर वर्ल्ड कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सी कंपनियां तो हमारे वंडर वर्ल्ड से भी छोटी हैं, जबकि हमारे पास वंडर वर्ल्ड हमारे आरसीएम की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद तो डिपो सेंटर आते हैं, फैक्ट्री आती हैं, आरसीएम वर्ल्ड आता है। हमारे यहाँ छोटे छोटे भूकंप, मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी सुनामी आ जाए ना, तो ये आपको बड़े बड़े चैलेंज भी अगर आ जाएं तो उनसे निपट सकती है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आरसीएम का है। माय डियर फ्रेंड्स, तीसरी चीज जो देखनी चाहिए वो बोला जाता है इसका प्रोडक्ट कैसे देखना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बोलता हूं, जो प्रोडक्ट जितना ज्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल होगा, आपकी कामयाबी की संभावना माय डियर फ्रेंड्स उतनी ही ज्यादा होंगी। जिस बिजनेस के अंदर आप आ जाओगे, वो बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए ये कि वो जितना ज्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीट होने वाला होगा, आपकी कामयाबी उतनी ज्यादा आ सकती है उसमें। और माय डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री के अंदर हमसे ज्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट अगर किसी के पास हो तो बताओ। अरे नमक जैसा प्रोडक्ट भी आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपको 14-15 रुपए किलो मिलता है। अरे कोई कंपनी सोचे भी ना तो ऊपर से लेकर नीचे तक पसीना आता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए आपसे कहता हूं कि प्रोडक्ट्स भी हमारी बहुत बड़ी ताकत हैं। और चौथी चीज जो कही जाती है माय डियर फ्रेंड्स, फोर्थ वन, दैट इज अ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम किस लिए कहा जाता है कि आज के समय में ऐसा बहुत है, कलयुग है माय डियर फ्रेंड्स। सब लोग जानते हैं 3 लाख के आसपास कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के अंदर हर तरह के लोग हैं। यहाँ लोगों की, लीडरों की खरीद फरोख्त भी खूब चलती है, आप सब लोग जानते हैं। तो एक आदमी ने आपको समझाया और आप उससे एक्साइटेड होकर किसी कंपनी में चले गए। कल को पता चला कि जिस आदमी के जिस अपलाइन के माध्यम से आप आए थे, उसके भरोसे पे आए थे, लेकिन वो आपका अपलाइन ही चला गया। अब आपका क्या होगा कालिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे समय पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपको बिजनेस को संभाल सकता है। तो ऐसी कंपनी में वर्ल्ड के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर कहते हैं कि ऐसा सिस्टम चुने जिसके पास अपना एजुकेशन सिस्टम हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम के पास यूनिक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको हर सिचुएशन में संभालेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम नंबर 1 हैं, 100% गाइडलाइन फॉलो करने के मामले में नंबर 1 है, प्रोडक्ट के मामले में नंबर 1 है, एजुकेशन सिस्टम के मामले में नंबर 1 है। तो हुए ना हम सबके, बस आप समझ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इतने सारे प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक, इतने सारे प्रोडक्ट अगर किसी के पास इतनी बड़ी पावर है तो वो आपके आरसीएम के पास है। माय डियर फ्रेंड्स, ईस्ट और वेस्ट आरसीएम इज द बेस्ट। इसको जबरदस्त तरीके से आप करें। और माय डियर फ्रेंड्स, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, मन करता है लगा रहूं, लेकिन टाइम की लिमिटेशन जो हमारे सामने है। और एक बात माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी स्कोप बहुत बड़ा है। जैसा आपने बताया, ये हमारे लिए जरूरी तो है ये, लेकिन स्कोप इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का एक डाटा ये बोलता है कि इस समय वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली अगर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर देखें तो पूरे वर्ल्ड में अमेरिका नंबर 1 पे 18% की भागीदारी के साथ और चाइना सेकंड नंबर पे 13% की भागीदारी के साथ, यानी टोटल खरीदारी का
का 13% डायरेक्ट सेलिंग से चाइना में होता है, 18% होता है अमेरिका में, और ये बहुत कम है माय डियर फ्रेंड्स, वहां भी अभी बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन भारत के स्कोप की अगर आप बात करें, यहां इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते, 0.0002% यानी आधा % की भी भागीदारी अभी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की टोटल मिला के खरीदारी में। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स आपके सामने स्कोप बहुत बड़ा है। अरे जितना मेरा टर्नओवर है उतना तो मैं कहता हूं जितना आज मेरा टर्नओवर है, अगर मेरा आज करोड़ों में है तो ये अरबों में भी होगा, ये खरबों में भी होगा माय डियर फ्रेंड्स। जितना कंपनी का टोटल टर्नओवर उससे ज्यादा तो मेरा टर्नओवर भी होगा, आपका टर्नओवर भी होगा आने वाले समय में। और माय डियर फ्रेंड्स आप शुरू करें और टारगेट लेके काम करें। सिर्फ यही नहीं कि आप रॉयल्टी पे जाओगे, टेक्निकल पे जाओगे, डायमंड बनोगे। मैं कहता हूं कंपनी का जो टर्नओवर है इसको भी चैलेंज करो। अरे विजय विरोधिया को बुलाया तो मर्दों वाले चैलेंज ही मिलेंगे। इस तरीके से आप काम करोगे तो बहुत स्पीड लिए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैं इसी तरीके के चैलेंज लेके काम करता हूं और आप भी ऐसे ही करें माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने अपलायंस को भी क्रॉस कर सकते हैं। आपके चारों तरफ जितने भी सीनियर साथी हैं जो आपसे आगे हैं, उन सब के साथ हेल्दी कंपटीशन करो, उन सबको आप पीछे छोड़ सकते हो। बस जैसी भी विपरीत परिस्थितियां, इन सारी परिस्थितियों में आप काम करना, अपने आप को उन परिस्थितियों के साथ ढालते हुए आगे बढ़े माय डियर फ्रेंड्स, और सीखते रहे हमेशा और सिखाते रहें, आगे बढ़ते रहें। और अभी रिसेंटली आरसीएम का एक प्रोग्राम हुआ था द लीला 5 स्टार होटल में, वहां एक इंटरनेशनल ट्रेनर बुलाया था। उसने एक नया डाटा पेश किया। उन्होंने बताया कि एक संस्था के अनुसार अभी अमेरिका की बजाय चाइना वर्ल्ड वाइड नंबर 1 हो गया है। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, 13% पे था, अभी 18.5% के आसपास से चाइना नंबर 1 है और दूसरे नंबर पे अमेरिका है। क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम कहां हैं भाई साहब, हम तो टॉप 10 में भी नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे बहुत बड़ा स्कोप है। अभी भारत में ये बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है, इसलिए इट्स अ राइट टाइम टू वर्क हार्ड। और आरसीएम जैसा कॉन्सेप्ट आपके साथ है माय डियर फ्रेंड्स, तो डरने की क्या बात है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बस दिल लगा के लग जाओ। और मैं हमेशा एक चीज और बोलता हूं, द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ओनली वन पर्सन इज पॉइंट, दैट इज ओनली यू। इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक आदमी महत्वपूर्ण है, वो आप हो, क्योंकि डिसीजन इज योर्स। लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया कि यस मुझे करना है, देन यू आर नॉट अलोन। फिर विजय विरोधिया भी आपके साथ है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम भी आपके साथ है, कंपनी पूरी आरसीएम के आपके साथ है, गवर्नमेंट भी आपके साथ है, इतने सारे प्रोडक्ट्स भी आपके साथ हैं माय डियर फ्रेंड्स। बस लग जाओ, लगे रहो लगन से, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप लोग रॉयल्टी पे जाएं, टेक्निकल पे जाएं और बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट करें, बहुत से लोगों को सफल बनाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय आरसीएम।